फिर से इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के समय उनका प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से था, किस तरह से मौर्य साम्राज्य के शासकों ने शासन किया और उनके शासन व्यवस्था में क्या विशेषता थी। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में समझा कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया चाणक्य की मदद से, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य के दो और प्रतापी शासक हुए। उनमें से एक अजातशत्रु और उसके बाद फिर अशोक, इन्होंने मौर्य साम्राज्य के काफी हिस्से तक फैलाया था। आइए अब इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन हमारा हेडिंग होगा मौर्य प्रशासन। देखिए, अगर कोई भी राज्य या कोई भी देश अगर सफल है तो उनके पीछे कई सारे कारण होते हैं कि वहाँ किस तरह से प्रशासन की काम चलता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसा है, उस समाज में सैन्य व्यवस्था कैसा है, गुप्तचर व्यवस्था कैसा है, ये सब चीजों को समझना होता है। तो अगर हम मौर्य के प्रशासन की बात करें कि यहाँ पे किस तरह से प्रशासन चलाया जाता था, तो यहाँ पे था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि जो राजा थे, राजा के पास जो है न्यायपालिका, राजा के पास ही सारे के सारे शक्ति थे, चाहे वो प्रशासनिक शक्ति हो, प्रशासनिक शक्ति और सैनिक शक्ति, या फिर न्यायिक शक्ति की बात होती है। तो ये तीनों की तीनों शक्तियां किसके पास होता था? तो राजा के पास। यानी कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के सेंटर में होते थे राजा, और राजा के पास ही तीनों तरह की शक्तियां होती थी, और सबसे शक्तिशाली कोई पद था तो वो पद था राजा का। राजा ही प्रशासनिक रूप से ही राजा का निर्णय लागू होता था। सैनिक के बारे में अगर देखें तो सैनिक में भी जो सबसे टॉप का पोस्ट था वो राजा का होता था, और न्यायिक में भी राजा, न्यायिक क्षेत्र में भी राजा की शक्ति बहुत ज्यादा था। इसके बाद हम ये चीज देखते हैं कि जो राजा है, राजा के पास तो ये शक्ति था ही, पर इतने बड़े साम्राज्य को केवल और केवल केंद्र स्तर पे चलाना आसान नहीं था। इसके वजह से इसको कई सारे ग्रुप में बांटा गया। तो जो सबसे टॉप पे होता था वो था केंद्र, जिसको देश कहा जाता था। देश सबसे ऊपर था, या इसको आज की भाषा में आप केंद्र कह सकते हैं। इसके नीचे था प्रांत, और प्रांत के नीचे होता था विषय, और सबसे नीचे होता था ग्राम। तो इस तरीके का हायरार्की था जिसमें कि पूरे के पूरे साम्राज्य को बांटा गया था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में केवल और केवल केंद्र से तो शासन चलाना संभव था ही नहीं। इस वजह से पूरे साम्राज्य को कई स्तर पर बांटा गया। आज के समय में अगर भारत की बात करें तो शासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक तो केंद्र सरकार है, फिर प्रांतों का गठन किया गया है, और वहां पे राज्य सरकार है। राज्य में भी स्थानीय निकाय आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका आते हैं। ठीक ऐसे ही मौर्य साम्राज्य को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पूरे साम्राज्य को सत्ता के स्तर पर 4 ग्रुप में बांटा, और सबसे नीचे होता था ग्राम। इसके प्रधान को कहा जाता था ग्रामपति या ग्रामिक। इसके प्रधान को कहा जाता था ग्रामिक, और इसको कहा जाता था विषयपति, और प्रांत के शासक को कहा जाता था राज्यपाल। और आपको अगर याद हो तो जो अशोक थे, अशोक मौर्य साम्राज्य के सत्ता में आने से पहले एक राज्यपाल हुआ करते थे अवंती का या उज्जैन का। तो इस तरीके से पूरे के पूरे सत्ता को इन्होंने बांटा था।
अब देखिए, जो मौर्य साम्राज्य सफल हुआ उनके पीछे सबसे बड़ी जो कारण थी उनमें से एक कारण ये था कि वो सैनिक रूप से बहुत ज्यादा सुदृढ़ था। और मौर्य जो राजा थे, मौर्य साम्राज्य जो थे, उनके पास 4 तरह के सैनिक थे। तो ये 4 तरह के सैनिक कौन कौन थे, हम इस चीज को समझते हैं। अगर हम सैनिक की बात करें मौर्य प्रशासन में, तो 4 तरह की सैनिक देखने को मिलता है, जिन्हें चतुरांगनी सेना भी कहते हैं। नहीं, और ये सेना कौन कौन था? 4 तरह की सेना कौन कौन थे? इनमें एक था रथ सेना। रथ सेना रामायण या महाभारत में जो धारावाहिक है उसमें आप देखे होंगे कि लकड़ी का बना हुआ एक गाड़ी होता है और उसको घोड़ा खींचते हैं, नहीं, उसी को कहा जाता है रथ। तो ऐसे सेना भी मौर्य साम्राज्य के पास था। उसके बाद अश्व सेना या हाथी, अश्व सेना, अश्व मतलब होता है हाथी। इसके बाद पैदल सेना, पैदल सेना, और फिर देखने को मिलता था घुड़सवार, घुड़सवार। तो 4 अलग अलग तरह के सेना थे मौर्य के पास, जिनमें की रथ सेना, रथ लकड़ी का बना हुआ एक गाड़ी होता था और उसको घोड़ा खींचते थे। उस पे जो योद्धा होते थे, जो सैनिक होते थे, वो बैठ करके युद्ध में शामिल होते थे। और उसके बाद अश्व सेना, अश्व सेना मतलब हाथी का सेना। और ये हाथी का सेना मौर्य साम्राज्य के विस्तार में काफी भूमिका निभाया, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि चूंकि मौर्य के पास बहुत ज्यादा जंगली हाथी था और उन जंगली हाथी को कंट्रोल करके वो युद्ध में उपयोग करते थे, इसके वजह से उसका पक्ष हमेशा मजबूत होता था बाकी राजाओं के तुलना में। इसके बाद जो पैदल सेना थे, वो ऐसे सेना थे जो पैदल चलते थे हाथ में हथियार लेकर के और युद्ध में शामिल होते थे। और कुछ सेना ऐसे थे जो घुड़सवार थे, घोड़ा पर बैठकर युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। तो कुल मिलाकर के 4 तरह की सेना का जानकारी मिलता है मौर्य साम्राज्य से, और ये 4 सेना अलग अलग तरह के थे। अब देखिए, अगर हम ये देखें, हमने 2 चीज समझ लिया कि प्रशासनिक व्यवस्था के सेंटर में राजा थे, और प्रशासनिक व्यवस्था के सेंटर में ही नहीं, सैनिक व्यवस्था के सेंटर में भी राजा ही थे। राजा के कहने पर ही सैनिक अपना गतिविधि शुरू करते थे। अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें, तो न्यायिक व्यवस्था में टॉप पर तो राजा थे ही, राजा के नीचे न्यायाधीश होते थे। अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें, तो इस न्यायिक व्यवस्था के टॉप पर होते थे राजा, और इस राजा के ठीक नीचे होते थे न्यायाधीश, न्यायाधीश। और जो न्यायपालिका है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो न्यायालय है, वो 2 तरह के न्यायालय होते थे। एक होता था दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय वो न्यायालय जिसमें कि जो पैसा से जुड़ा हुआ मामला जाता था, या फिर जो परिवार में किसी तरह की घटनाएं होती थी, उसको लेकर के जो मामला जाता था, इसको कहा जाता था धर्मस्थाय। और एक होता था फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। और इस फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था कंटक शोधन, इसको कहा जाता था कंटक शोधन। तो इस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य में 2 अलग अलग तरह के न्यायालय थे, और इन दोनों न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। पर इन दोनों न्यायालय के निर्णय सुनने के बाद अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता था कि वो राजा के पास ले जा सकते हैं इस मामले को, तो वो राजा के पास जाने के लिए स्वतंत्र थे। यानी कि आज के समय में अगर हम देखें तो
जो हमारा न्यायालय है, इनमें कि अधीनस्थ न्यायालय सबसे नीचे है, उससे ऊपर जो हमारा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और वहां से कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। ठीक ऐसे ही टॉप पर कौन होते थे? राजा होते थे न्याय व्यवस्था के। लेकिन न्यायालय दो तरह के होते थे। एक को कहा जाता था धर्मस्थायी, जो दीवानी न्यायालय थे। दीवानी न्यायालय का मतलब क्या हो गया कि परिवार और संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला। आज के समय में भी दीवानी न्यायालय होते हैं। तो दीवानी न्यायालय का ये काम था। जो फौजदारी न्यायालय है, इसमें जो है ये कई तरह के क्राइम से जुड़े हुए घटनाएं को देखा जाता था। तो ये था न्याय व्यवस्था मौर्य साम्राज्य के अधीन। अब देखते हैं हम गुप्तचर व्यवस्था किस तरह से था। गुप्तचर व्यवस्था, देखिए गुप्तचर व्यवस्था के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 4 तरह के गुप्तचर होते थे मौर्य साम्राज्य के अधीन। पर कुछ कुछ किताबों में 2 मुख्य रूप से जो गुप्तचर हैं उनके बारे में कहा जाता है। उनमें से एक को कहा जाता था संस्था, और जो दूसरे टाइप का है उसको कहा जाता था संचार। जो संस्था, जिस गुप्तचर के समूह को कहा जाता था, इसका काम होता था किसी एक जगह रह करके खुफिया जानकारी निकालना और अपने राजाओं के पास भेजना। नहीं, किसी दूसरे राज्य में घुस करके वहां पे लंबे समय तक अस्थायी रूप से रहते थे, और वहां क्या क्या गतिविधियां हो रहा है उन सारी गतिविधियों को मालूम करके फिर अपने राजा के पास भेजते थे और राजा उस पर कार्रवाई करते थे। तो ये क्या था? ये अस्थायी रूप से निवास कर जाता था, किसी जगह पे निवास कर जाता था। और संचार जो गुप्तचर होते थे, ये घूम घूम करके खुफिया जानकारी निकालते थे। कुछ गुप्तचर ऐसे होते थे जो कभी कभी दूसरे राजा के दरबार में राजदूत बन करके चलाए जाते थे, या फिर जो टूरिस्ट है या जो धार्मिक यात्रा करने के नाम पर दूसरे राज्यों में घुसते थे और वहां से खुफिया जानकारी निकालते थे। तो 2 तरह के गुप्तचर थे। एक तो अस्थायी रूप से जो एक स्थान पर रुक जाते थे, और दूसरा ये घूम घूम कर जानकारी निकालते थे। अब देखिए, जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य प्रशासन को हमने बांटा था कि सबसे टॉप पर देश होता था, जिसको केंद्र भी कहते थे। केंद्र के ठीक नीचे होते थे प्रांत, और मौर्य प्रशासन में कुल मिलाकर के 5 प्रांत की बात किया गया है। और इस प्रांत के जो सबसे बड़े शासक होते थे, हेड होते थे, वो होते थे राजपाल। तो आइए हम समझते हैं कि किन किन प्रांत के बारे में कहा गया है, किन 5 प्रांत के बारे में कहा गया है। मौर्य प्रशासन के अंदर 5 प्रांत होते थे, 5 प्रांत, और इन 5 प्रांत में एक उत्तरापथ, और इस उत्तरापथ की राजधानी कहाँ होता था? तक्षशिला। एक होता था उत्तरापथ, इस उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दूसरा कलिंग, और इसकी राजधानी होता था तोशली। दक्षिणापथ, जिसका राजधानी था स्वर्णगिरी। ये दक्षिण भारत के राज्य थे। ये उत्तरापथ, आज का जो पाकिस्तान है उस हिस्से को उत्तरापथ कहा जाता था। और ये जो कलिंग है, कलिंग आज का उड़ीसा वाले क्षेत्र। और आपको पता ही है कि 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद
अशोक ने युद्ध ना करने की घोषणा किया और वो युद्ध के जगह धर्म को चुना और धार्मिक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। इसके बाद एक और प्रांत थे जिसको कहा जाता था प्राच्य, और इस प्राच्य का राजधानी था पाटलिपुत्र, यानी कि मगध और बिहार का जो क्षेत्र है ये प्राच्य में आते थे। और एक था अवंती जिसका राजधानी होता था उज्जैनी, अवंती उज्जैन, उज्जैनी। तो कुल मिलाकर के ये 5 प्रांत होते थे और इस प्रांत के जो राज्यपाल होते थे, इस प्रांत के मुख्य शासक को कहा जाता था राज्यपाल। और इस राज्यपाल का मेन काम ये होता था कि अपने प्रांत को संभालना, और राज्यपाल के रूप में उस प्रांत के या फिर मगध के राजकुमार इनके शासक बनते थे। इसके बाद अगर हम मौर्य अर्थव्यवस्था को देखें कि मौर्य के समय का अर्थव्यवस्था कैसा था, कहां कहां से साम्राज्य के पास टैक्स आता था, तो अगर उसकी अर्थव्यवस्था को हम देखें अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में जो आय का स्रोत था, आय का जो स्रोत था ये मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था तो था ही, पर उद्योग भी इस स्थिति में ठीक ठाक कंडीशन में था। उद्योग के साथ साथ व्यापार भी मगध साम्राज्य में काफी प्रचलित हुआ करता था। पर एक चीज ध्यान में रखिए, जब बात होती है टैक्स की, तो राज्य को सबसे ज्यादा जो टैक्स प्राप्त होता था वो कृषि से प्राप्त होता था। और कृषि पर टैक्स की जब बात आती है तो कितना टैक्स था, जितना उपज होता था उस उपज के 1/6 हिस्से पर क्या होता था कि राज्य को टैक्स के रूप में देना पड़ता था किसान को। यानी कि अगर किसी किसान ने 6 केजी गेहूं उगाया है तो इस 6 केजी गेहूं का 1/6 हिस्सा यानी कि 1 केजी उनको पहुंचाना पड़ेगा किसको, तो राज्य के पास। और चूंकि मगध के उत्कर्ष में कृषि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मगध से गंगा और उनके सहायक नदियों की वजह से बहुत उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, और इस उपजाऊ मैदान ने कृषि को सुदृढ़ किया और कृषि से बहुत ज्यादा ऋण आया मगध के पास, और मगध के उत्थान में अपनी भूमिका कृषि ने निभाया था। इसके साथ साथ जो सरकारी भूमि होता था, सरकारी भूमि नहीं तो सरकारी भूमि भी होता है। सरकारी भूमि मतलब जो राज्य के अधीन था, सारे के सारे भूमि किसान के पास तो नहीं था, कुछ भूमि ऐसे थे जो राज्य के अधीन थे। इस सरकारी भूमि को कहा जाता था सीता, सरकारी भूमि को कहा जाता था सीता। और अगर हम ये देखें कि जो व्यक्ति कर नहीं देते थे, कर नहीं देने वाले को मृत्यु दंड का सजा दिया जाता था। जो व्यक्ति कर नहीं देते थे, कर नहीं देने पर सीधा मिलता था मृत्यु दंड, मृत्यु दंड का सजा। नहीं, और एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो मौर्य प्रसाद अर्थव्यवस्था है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, बंदरगाह था भरूच। आज का जो गुजरात है वो बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण था। यानी कि बंदरगाह होने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे सामान मौर्य साम्राज्य से बाहर के देशों में जाता था जहाज के माध्यम से, शिप के माध्यम से, और कुछ सामान जो बाहरी देश है वहां से
से मौर्य के पास भी आ जाता था। अगर हम ये देखें कि मौर्य के समय सामाजिक व्यवस्था किस तरह का था, सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था तो मौर्य के समय जो समाज थे, इस समाज को 4 ग्रुप में बांटा गया था। इन समाज को 4 ग्रुप में बांटा गया था। ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नहीं, तो मौर्य के समय जो समाज में लोगों की स्थिति थी वो 4 ग्रुप में बटे हुए थे। सबसे टॉप पे होते थे ब्राह्मण, जिसका काम होता था वेदों का अध्ययन करना और उस वेद के अध्ययन करके ज्ञान पूजा पाठ से संबंधित काम होता था। उससे नीचे होता था क्षत्रिय, इसका काम होता था कि राज्य को चलाना, राज्य के प्रशासन में अपना भूमिका देना। और उससे ठीक नीचे होता था वैश्य और सबसे नीचे होता था शूद्र। ये जो चतुष्वर्णीय समाज है, यानी कि समाज को जो 4 वर्णों में बांटा गया है, ये किसने बांटा था? ये बांटा था कौटिल्य ने। कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य के जो समाज थे उनको 7 वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया था। पर इंडिका जो मेगास्थनीज का किताब है, मेगास्थनीज ने पूरे के पूरे समाज को 7 हिस्से में बांटा। 7 तरह से उन्होंने मौर्य के समय जो समाज था उनको विभाजित किया। और अगर हम ये देखें एक चीज और, दास प्रथा के बारे में क्या जानकारी मिलता है? दास प्रथा, दास प्रथा यानी कि स्लेवरी सिस्टम के बारे में क्या जानकारी मिलता है? तो जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें यह कहा जाता है कि दास व्यवस्था की प्रथा प्रचलित था, यानी कि दास प्रथा था। दास प्रथा का मतलब लोगों को गुलाम बना करके रखा जाता था और उनसे काम कराया जाता था। पर जो मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका है, उसमें इस चीज को खारिज किया गया है, यानी कि ये कहा गया है कि दास प्रथा इस समय प्रचलित नहीं था, दास प्रथा इस समय लागू नहीं था। अब देखिए, किसी भी साम्राज्य को समझना हो तो ये भी जानना पड़ेगा कि वहां पे महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्योंकि महिलाएं किसी भी देश की, किसी भी समाज के कुल जनसंख्या का आधी होती है। और अगर महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ है, महिलाओं के पास स्वतंत्रता है, अधिकार है, तभी हम कह सकते हैं कि वो समाज, वो देश एक विकसित देश या विकसित समाज की ओर जा रहा है। तो अगर हम महिलाओं की स्थिति को देखें तो महिलाओं की स्थिति में कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। जो महिलाएं अमीर घर की थी या जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी, उनके पास बहुत सारी स्वतंत्रता थे। पर कुछ महिलाएं ऐसे थी जिसके आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं थे, या जो निम्न कास्ट समूह से आते थे, शूद्र से, वैश्य से, उनका स्थिति बेहतर नहीं था। और महिलाओं के बारे में एक और चीज ध्यान में रखिए कि इस समय भी, हालांकि पर्दा प्रथा के बारे में नहीं कहा गया है, पर इस समय ये कहा गया है कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो वेश्यावृत्ति जैसे पेशा में लगी हुई थी, और जो महिलाएं वेश्यावृत्ति जैसे काम करती थी उनको कहा जाता था रूप जीवा। रूप जीवा, उनको कहा जाता था रूप जीवा। तो ये जो उस समय के मौर्य समाज थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है कि समाज किस तरह से 4 वर्णों में बटा हुआ था, और इन 4 वर्णों में बटे होने के पीछे किस पुस्तक से हमें जानकारी मिलता है। अब देखिए, जो मौर्य काल में स्थापत्य कला का भी बहुत विकास हुआ। कुछ कला ऐसे थे जो राज्य के संरक्षण में प्राप्त वो विकसित हुआ, उसको कहा गया राजकीय कला। अगर हम कला की बात करें, कला मतलब आर्ट, तो एक कला थे राजकीय कला, राजकीय कला। और राजकीय कला को राज्य का संरक्षण प्राप्त था।
राज्य के संरक्षण, इसको राज्य का संरक्षण प्राप्त था। और एक थे लोक कला, लोक कला यानी कि सामान्य लोगों ने क्या किया कि अलग अलग तरीके से कला का विकास किया, जिसको कहा गया लोक कला। और इस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य थे, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक कहानी समाप्त होता है। तो इस वीडियो के साथ हमने ये समझ लिया कि किस तरह से मगध पर मौर्य वंश का उत्थान हुआ। हालांकि मगध पर मौर्य के साथ साथ और नए राजवंश भी आया, पर हम इसके बाद हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में समझ लेंगे। फिर इसके बाद मौर्य वंश के बाद जो नए राजवंश आते हैं मगध पर, उसके बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।